टॉपिक इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल। अभी तक हमने जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं मेटल की या नॉन मेटल की, कहीं पर भी हमने ये डिस्कशन नहीं किया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल विल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल, है ना। हमने एसिड से रिएक्शन करवाया, वाटर से रिएक्शन कराया, बट हमने कभी भी मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करते हुए नहीं पढ़ा है। तो नाउ वी विल स्टडी कि व्हाट विल हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल। तो देखिए सबसे पहली बात एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस and the compound formed by their reaction will be called as ionic compound। ठीक है, तो देखिए अगर आपका मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं? वो कोई भी मेटल या नॉन मेटल जिस पर चार्ज लगा हुआ। आपको पता है मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है, एंड इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है नॉन मेटल, ठीक है। And we know that whenever a metal loses electron, it will carry a charge। जैसे कि उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर आ जाएगा प्लस साइन। 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +3। जैसे कि सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1, ठीक है। मैग्नीशियम पे कितना होता है? +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देन आपका एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? +3, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? +2, +1, +3, दैट इज आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आयंस मतलब वो कोई भी मेटल या नॉन मेटल जिस पर चार्ज हो, ठीक है, दैट इज दे हैव आइदर लूज इलेक्ट्रॉन और दे हैव आइदर गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन कर कर नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि क्लोरीन है तो Cl-1, ठीक है। देन उसके बाद आपका ऑक्सीजन होगा तो -2 एंड नाइट्रोजन है तो -3, दैट इज इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब भी मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है। एंड ये जो कंपाउंड बनता है जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड, क्योंकि 2 आयंस मिल रहे हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो Na+ reacts with Cl- to give NaCl, ठीक है। तो NaCl will be a ionic compound, okay students। तो देखिए अब so when a metal react with a non-metal they form ionic compound। क्या बनाते हैं? ionic compound, that is it will carry ions, positive as well as negative ions, ठीक है। Now next, when a non-metal react with a non-metal it will lead to the formation of covalent compound। अच्छा यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया है कि what will happen अगर सिर्फ नॉन मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन, दैट इज कि अगर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का रिएक्शन हो या कार्बन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन हो तो देखो उस टाइम पर जो कंपाउंड बनते हैं दे आर नॉट आयनिक कंपाउंड, दे आर बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि उस कंपाउंड में जो कि 2 नॉन मेटल बनाते हैं उसमें कोई भी आयंस लूज या एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, दे शेयर, ठीक है। अच्छा खुद ही सोचो, क्या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? नहीं करते हैं। तो इन दोनों में से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता एंड दूसरा गेन करता तब तो ये आयनिक कंपाउंड कहलाते है ना। लेकिन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल दोनों ही नॉन मेटल हैं एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है कि दे विल नेवर लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहाँ पर होती है शेयरिंग कि ठीक है भाई थोड़ा तुम रखो थोड़ा मैं रखता हूँ, ठीक है। कार्बन कहेगा लो थोड़ा मेरे इलेक्ट्रॉन रखो मैं तुम्हारे थोड़े से रखता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को अपना बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड एंड इस तरह का कंपाउंड कहा जाता है कोवलेंट कंपाउंड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे इन योर डेली लाइफ। नाउ नेक्स्ट इज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद अदर मेटल। तो अभी जैसे हमने देखा कि नॉन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, बट क्या ये चीज मेटल के साथ पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। मेटल्स कैन नेवर रिएक्ट विद अनदर मेटल्स
टू फॉर्म एनी कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे ऑलरेडी हैज़ एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स के साथ ये सीन नहीं था। नॉन मेटल्स जो थे दे आर लैकिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको शेयर करके वो चीज़ मिल सकती है। लेकिन ये जब शेयर करने चलेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका सोडियम है, ये पोटेशियम है, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल पे एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये अगर शेयर करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो पोटेशियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, है ना, एंड सोडियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। दैट इज शेयरिंग में इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और बढ़ जा रहे हैं। एंड दूसरी चीज, मेटल्स कैन नेवर गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन ओनली लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो इस पर फिट बैठ ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसीलिए मेटल्स कैन नेवर रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है। तो शेयरिंग वाला केस सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन मेटल्स के साथ पॉसिबल है। हाँ, और जब मेटल्स आपका रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल्स के साथ तो मेटल करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज, एंड जो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उसी को एक्सेप्ट कर लेता है नॉन मेटल। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। सोडियम, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट पे कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना आता है? 281 होती है ना, तो इसको लूज करना होता है। तो ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसको लूज कर लेगा। एंड क्लोरीन जो होता है उसका होता है 2, 8 एंड 7, दैट इज उसको स्टेबल होने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला वो इधर से ले लेता है एंड बन जाता है 288, ठीक है। ये क्लोरीन की कन्फिग्रेशन हो जाती है। तो इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है एंड बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन वो स्टेबल हो जाते हैं। वो अपनी 2 and 8 की वैलेंसी में एंड ये 288 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ जाता है। तभी आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड्स को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, Now next is chemical bonding. Now what is a chemical bond? वो कोई भी बॉन्ड जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच में होता है उनको वो होल्ड करके रखता है। जैसे ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, जब इन्होंने आपस में बॉन्डिंग करी, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड इनको टूटने से रोकता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड, जो कि इन दोनों अलग अलग एटम को एक साथ होल्ड किए हुआ है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। एंड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। एंड जब 2 नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो शेयरिंग करने से हुआ है, ठीक है। वहां पे किसी ने भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किए हैं, शेयर किए हैं कि ठीक है भाई मैं भी लेता हूं तुम भी लो, हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। 2 तरीके, या तो आप छीना झपटी करिए, ठीक है, या दूसरा है शेयर करिए। तो वो लोग बहुत ही पीस के साथ शेयर करते हैं, वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स और आयंस इन अ मॉलिक्यूल व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो जो फोर्स उन 2 एटम को जोड़ के रखा हुआ है उस मॉलिक्यूल में, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। दैट इज अ बॉन्डिंग। जैसे कि 2 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो उनकी दोस्ती को तोड़ना एकदम इम्पॉसिबल है, तो हम क्या कहते हैं कि उनकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे बोलते हैं ना। सिमिलरली केमिकल्स में भी यही होता है, अगर 2 एटम्स जो हैं उनके आपस की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि वो केमिकल्स के बीच में तो केमिकल बॉन्डिंग। अगर यही ह्यूमंस में होता तो हम बोलते हैं फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग है, लव बॉन्डिंग है, हेट बॉन्डिंग है, अलग अलग है। अगर बहुत ज़्यादा नफरत है एक दूसरे से तो वो बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, हेट वाली। बहुत प्यार है तो लव बॉन्डिंग, ठीक है। एंड फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग है तो फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यही जो केमिकल बॉन्डिंग है वो केमिकल्स एटम्स के बीच में होती है, जो कि एक मॉलिक्यूल में उन दोनों को स्ट्रांगली बाइंड करके रखा हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये कौन से 2 एटम से मिलकर बना है, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये सोडियम एंड क्लोरीन के एटम्स एक मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल है उसमें कैसे हैं, बाइंड करके रुके हुए हैं, ठीक। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। Okay students, the force which links the atoms or ions in a molecule is called chemical bond. The atom combines with each other to become, अब ये होता क्यों है,
क्यों Na ने Cl के साथ कंबाइन किया? तो मैंने आपको बताया है कि सोडियम को भी स्टेबल होना पसंद है, क्लोरीन को भी स्टेबल होना पसंद है। इनफैक्ट ईच एंड एवरी मैटर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल। तो उनको स्टेबल होने के लिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसकी वैलेंसी रहेगी 281, ठीक है, एंड क्लोरीन की रहेगी 287। तो इसीलिए जब ये एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, तो इनका एक अलग से बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। उसको दिखता है कि हाँ ये मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसमें ये कैपेबिलिटी है या कि ये पोटेंसी है, क्लोरीन देखता है। एंड सोडियम भी यही सोचता है कि हाँ मैं अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दूंगा एंड मैं खुद स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे में एक पोटेंसी यानी कि एक पोटेंशियल दिखाई देता है एंड इसीलिए दे रिएक्ट टुगेदर या कहिए दे कम टुगेदर, एक साथ आकर एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। एंड इसी बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, एंड क्योंकि ये बॉन्डिंग जो है वो एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में है, तो इस तरह के केमिकल बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे कि टाइप्स ऑफ कितने केमिकल बॉन्ड होते हैं, तो बेसिकली ये 2 टाइप है। आपके लेवल पे आप 2 टाइप ही समझिए। नंबर 1 इज आयनिक बॉन्ड एंड नंबर 2 इज कोवेलेंट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का जो बॉन्डिंग होता है उसको कहा जाता है आयनिक बॉन्डिंग, एंड जब 2 नॉन मेटल मिलते हैं तो उस बॉन्डिंग को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। Okay. Now next is an atom can achieve the inert gas electron arrangement in 3 ways. अच्छा, ये क्या लाइन लिखी हुई है यहाँ पर? देखिए, आपको मैंने बताया ना कि हर एक एटम जो होता है उसको स्टेबल होना मांगता है, ठीक है। हर एक एटम को स्टेबल होना है एंड स्टेबल होने के लिए उसको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। दैट इज उसको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग उसको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग तभी बन सकती है ईदर या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे या आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ठीक है, क्योंकि हर एक एटम को स्टेबल होना है। एंड यहाँ पे लिखा है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन का मतलब है कि अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को उसे अचीव करना होता है, क्योंकि नोबल गैस जो होते हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल। उनका जो ऑक्टेट होता है वो स्टेबल होता है। जैसे कि नियॉन है, उसका होता है 10 एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 28। तो इसके आसपास के जितने भी मेटल्स होंगे वो इस कन्फिग्रेशन में आना पसंद करते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन। जितने भी आपके नोबल गैस होते हैं दे आर इनर्ट। इनर्ट क्यों है? क्योंकि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैंने अभी आपको बोला ना कि कोई भी एटम तभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जब उसको स्टेबल होना चाहिए मांगता है। जब ये ऑलरेडी स्टेबल है तो क्यों ही किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? अनटिल अनलेस आप उसको बहुत ही पोक नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मली नहीं करते, तभी आपके सिल्वर, गोल्ड ये सब नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो देखिए, एन एटम कैन अचीव दिस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन 3 वेज। तो कोई भी एटम स्टेबल कैसे हो सकता है? आइदर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जैसे कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो सकते हैं, एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबल हो सकते हैं। एंड आपके अगर कई सारे 2 नॉन मेटल्स हैं तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन जैसे कि मेटल्स करते हैं, ठीक है, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन जैसे कि नॉन मेटल्स करते हैं, बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके वो कर सकते हैं। नाउ यहाँ नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि एन एटम कैन लूज और गेन अ मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आप खुद ही देखिए, मैंने अभी तक आपको कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बताया है जहां पर +4 या -4 का चार्ज आया हो? नहीं आया है ना, क्योंकि कोई भी एटम मैक्स टू मैक्स 3 ही इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकता है, ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं कर सकता है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है वो, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि एन एटम कैन लूज और गेन मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि एल्यूमिनियम कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल्स में आपका नाइट्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है, 3 वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, कभी भी +4 या -4 नहीं आता है।
फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ठीक है, कार्बन जो होता है उसकी एटॉमिक नंबर होता है 6, दैट मीन्स इट विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2 एंड दूसरे शेल में जाएंगे 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तभी हो जाएगा ना 6। तो देखिए इसके पास ऑप्शन है या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तब ये आ जाएगा इस वाली वैलेंसी पे जहां पर कार्बन जो होगा केवल दो ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, या दूसरा ऑप्शन है ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो कभी भी आपको कार्बन जो है वो 4+ या कार्बन 4- में नहीं दिखाई देता है। इट विल ऑलवेज शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट पे होते हैं 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, या कहिए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए रहता है आपका, इसके पास 4 है, इसको 4 और चाहिए, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा उसको भी 6 चाहिए, ठीक। इसके आउटर मोस्ट शेल को दिखाया है मैंने 6, इसके आउटर मोस्ट पे 4, इसके आउटर मोस्ट शेल पे 6, ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पेन चेंज करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, दैट इज ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन खुद ले रहा है, दैट इज शेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया बॉन्ड, ठीक है, ये रहा। अब देखो इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, ये हो गया स्टेबल, ठीक है। बट क्या कार्बन अभी स्टेबल है, नहीं, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 है, अभी हमें 2 और चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये बगल वाले आज पे आ जाओ, तो यहाँ पर इसको भी 2 और इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये करेगा यहाँ से शेयरिंग, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी आपका स्टेबल हो गया। अब हम आते हैं कार्बन पे कि कार्बन को स्टेबिलिटी गेन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। देखिए कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स ये खुद भी स्टेबल हो गया है। तो अब ये भी अपने 8 की ऑक्टेट पे है, ये भी 8 पे है, ये भी 8 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर करके ये लोग ने स्टेबिलिटी गेन करी है, ठीक है। तभी लिखा हुआ है 3 तरीके, या तो आप इलेक्ट्रॉन को लूज करिए, या गेन करिए, या शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेयरिंग का मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, ओके स्टूडेंट्स। एंड मैक्सिमम कितना ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं 3, एंड क्योंकि कार्बन जो होता है उस पर 4 है, या तो वो 4 लूज करेगा चाहे 4 गेन करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी ये होगी, इसीलिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस। देखो मैंने आपको बताया था जब भी मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो आयंस बनते हैं, ठीक है। तो मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड बनाता है पॉजिटिव आयन, ठीक है, एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एंड बनाता है नेगेटिव आयन, ठीक है। तो दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हैव अ स्पेसिफिक नेम इन केमिस्ट्री एंड दैट इज कॉल्ड एज केटायन एंड एनायन, ठीक है। whenever any atom loses electron it will form cation, and whenever any atom gains electrons it will form anion, okay students। तो देखिए an ion is formed by the loss और gain of electron, अभी बताया था, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है तभी आयंस बनते हैं। Now what is a cation? A cation is formed by a loss of electron, ठीक है। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आप लूज कर आयंस बना रहे हो तो दैट पॉजिटिव आयन विल बी कॉल्ड एज केटायन, जैसे कि Na+, Ca+, Mg+2 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी +2 होगा एंड K+, okay students। तो cation is formed by the loss of 1 or more electrons by an atom, and anion क्या होते हैं, and anion is formed by the gain of 1 or more electron by an atom। तो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं तो वो आपका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आयन को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एनायन, ठीक है।
क्लोरीन माइनस, O -2, S -2, सल्फर ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे -3। ये -3 -2 माइनस क्या शो कर रहा है? क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्यों नहीं 4 या 5? क्योंकि एटम कैन मैक्स टू मैक्स एक्सेप्ट ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 ही कर सकता है। एंड वैसे भी ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्यों 3 को एक्सेप्ट करेगा या फिर 1 को एक्सेप्ट करेगा? तो ये 2 की वैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन को अपनी वैलेंसी या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट पे होते हैं 5, 1 2 3 4 5, तो इसको 3 और चाहिए होते हैं, तो ये 3 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है। एंड क्लोरीन को अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए 8 करने के लिए इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये सिर्फ 1 ही करेगा। ठीक है। तो चार्ज बेसिकली हमें ये भी बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट में। जैसे कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, दैट इज इसके ऑक्टेट में 7 होंगे, तभी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर 8 हो जा रहा है। ठीक है। इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज 6 होंगे इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑक्टेट पर, तभी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 8 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो होगा इसकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही 3 एक्सेप्ट करेगा स्टेबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एनायन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, कैटायन विल बी पॉजिटिवली चार्ज ions. Now next heading is few examples of formation of cation and anions along with electron dot structure. तो यहाँ पर अब हम कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, उसमें बताएंगे किस तरह से वो कैटायन या एनायन फॉर्म होता है एंड उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है। मैग्नीशियम का बताइए, कैल्शियम का बताइए, ठीक है, फिर क्लोरीन का बताइए, सोडियम का बताइए, तो ये सब आपको पहले से ही आना ज़रूरी है। एंड कई सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो इसीलिए अभी ध्यान से इस स्लाइड को देखनी है आपको। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम मेटल का करते हैं। ठीक, ये है मेटल एंड हम दूसरे पे बनाएंगे नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले लेते हैं हम अपना फेवरेट सोडियम। ठीक है। तो देखिए, कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या आपको कैटायन या एनायन बनाने से पहले एक काम करना होगा कि उसकी एटॉमिक नंबर को याद रखना होगा। ठीक है। अगर आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है तो फिर कहाँ से आप बना लोगे? ठीक है। तो सबसे पहला काम है इसका एटॉमिक नंबर पता लगाना। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करनी होगी। 20 स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट आप याद कर लीजिए। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे सेकंड स्टेप पे लिखा जाता है। देखो, फर्स्ट स्टेप पे एटॉमिक नंबर, सेकंड स्टेप पे लिखा जाता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। पहले शेल में कितना जाता है? 2, दूसरे शेल में कितना जाता है? 8। अब देखो कितना है? 8 9 10, यानी कि तीसरे शेल में कितना जाएगा? सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमें देखना है या कि ये जज करना है कि इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है कि एक्सेप्ट करना है। आप भी बताओ कि इसको स्टेबल होना है, यानी कि इसको नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन लेनी है। ठीक है। सोडियम जो होता है ये 11 नंबर का आपका एलिमेंट है। इससे पहले आता है आपका नियॉन। नियॉन पे होता है आपका एटॉमिक नंबर 10, दैट इज उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 8 एंड यही आपका सबसे स्टेबल है। ठीक है। तो इसको अगर स्टेबल होना है तो ये नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसको शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस तरह का कन्फिग्रेशन पाने के लिए उसको ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैक्स टू मैक्स 3 ही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है। एंड यहाँ पर 8 वाली वैलेंसी यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 7 और चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं। इतनी एनर्जी किसी भी एटम में नहीं होती कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ठीक है। तो इसके लिए दूसरा प्रोसेस यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको वो तुरंत से लूज कर अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? लूज किया। ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा, दैट इज Na+। अच्छा, प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते तो हम लिखते +2, 3 होते तो लिखते +3। ठीक है। तो ये बन गया आपका कैटायन। ठीक है। क्या बन गया? कैटायंस। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ अब आते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। ठीक है, देखो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है EDS, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपसे पूछेंगे केवल सोडियम मेटल का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए दोनों ही केस में आपका आंसर बदल जाएगा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। Na+ का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो लूज हो गया है, दैट इज कि अब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक है। एंड जबकि अगर हम सिर्फ सोडियम को देखें तो उसकी क्या थी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 281। तो देखिए अब मैं तो देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने केवल सोडियम लिखा होता तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है Na एंड बस यहाँ पर एक डॉट लगा देते, दैट इज इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है आउटर मोस्ट शेल में। देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 281, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा सोडियम का। लेकिन अगर हमने लिखा सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2,8, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर लिया है, ठीक है। तो सोडियम प्लस का अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, तब आप बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आप उसमें दिखाओगे। अच्छा चार्ज भी लगा दीजिएगा Na+, ठीक है। तो Na+ का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा एंड सिर्फ सोडियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये अभी एक एग्जांपल है, अभी हम और एग्जांपल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इसका एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम मैग्नीशियम की लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे शेल में 8, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए, 8 9 10 नहीं, क्योंकि अभी इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तब जाके 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 8 एंड फिर हमें यहाँ पर 2 और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसके शेल में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है, ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 एंड तीसरे शेल में आपके गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगेन इसको स्टेबल होने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करे, जो कि पॉसिबल नहीं, या ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर ले, ठीक है। तो वैसे भी एटम जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, लेकिन 6 को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो खुशी खुशी क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन का बलिदान दे देगा, ठीक है। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन का बलिदान देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,8 एंड ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम +2, ठीक है, +2 की है। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीशियम आयन की है एंड ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीशियम एटम की है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है कि कौन सा पूछा गया है, एटम का पूछा गया है कि आयन का पूछा गया है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ना, पहला आपसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम एटम, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। या दूसरा क्वेश्चन दे देंगे ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है, या आपको Mg+2 कर देंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मैंने पहले ही बताया था हमेशा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये देखो अगर आपका मैग्नीशियम एटम पूछा गया है या मेटल पूछा जाए तो आप बोलोगे कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना 282, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, ये देखो ये मैग्नीशियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट
करने होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा ना। अब आपसे पूछा गया ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम आयन। आयन यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन जो थे वो लूज कर दिए, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक। तो यहाँ पर आपको बनाना होगा Mg एंड ऊपर दिखाओगे +2 एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को आप रिप्रेजेंट कर दोगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने शेल में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। Okay students, so this is how you can draw the electron dot structure of an atom and an ion. Okay, now हम अब कुछ नॉन मेटल्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल एनायन का है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, तो वो कितना होता है 8, ओके। दूसरे स्टेप पे लिखेंगे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच विल बी 2,6, ठीक है। 6 + 2 दैट इज 8। अब देखो हम इसका अगर हम शेल बनाते हैं तो ये ऑक्सीजन की पहली शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। एंड दूसरी शेल में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले या 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,8, ठीक है। एंड ये किसकी कन्फिग्रेशन है, O-2 की, एंड ये किसकी है, केवल ऑक्सीजन एटम की, ठीक है। तो अगर आप हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, अगर आपसे केवल ऑक्सीजन का पूछें, ठीक है, कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, केवल ऑक्सीजन का पूछे तो बनेगा आपका O है ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड अगर आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O-2 का पूछते हैं तब आप बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट पे 8 है आयन के एंड ये वाले एटम में 6 हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अनदर एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए फटाक से, इट इज 7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट विल बी 2,5। तो देखो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए, तब जाके ये जो होगा स्टेबल हो जाएगा, दैट इज अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा, दैट विल बी नियॉन, ठीक है। 2,8 ये है ना नियॉन, ठीक है। तो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को वो अचीव कर लेगा। तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा 2,8 में। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाई दे रही है वो आपकी N-3 आयन की है एंड ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केवल N की है, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए, अगर आपसे नाइट्रोजन एटम का पूछते हैं तो बनाओगे आप N 1 2 3 4 5 एंड अगर आपसे नाइट्रोजन आयन का पूछते हैं तो आप बनाओगे N 1 2 3 4 5 6 7 8। Okay students, so in this way you can draw the cation and anion and उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो भी आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। Okay students।